एसएचओ का रवैया और उनका लहजा इस तरह का था कि मजबूरन मैंने कहा जी ठीक है, अगर आप कहते हैं, आप हुक्म देते हैं तो मैंने तो नौकरी करनी है। मैं ताज़ा और सानिया से गुजर के आया हुआ था और मैं किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा था कि अब मैं नई लड़ाई करके फिर कहीं चला जाऊं। तो मैंने बेहतरी इसी में समझी कि जी ठीक है, मैं बंदा छोड़ देता हूँ। जब मैं उठा और मैंने ज़फ़र पीरज़ादा को कहा कि जी ठीक है, आप आ जाएं और बंदा ले लें, तो मुझे ज़फ़र पीरज़ादा की वो तंज़िया हंसी आज भी याद है। उसने अपनी जेब से पर्स निकाला और मेरे सामने उन्होंने 100 के 5 नोट एसएचओ साहब के हवाले कर दिए, जो उन्होंने बड़े आराम से अपने तकिए के नीचे रख लिए। और मैं गुस्से में वहाँ से निकला और बाहर वापस मैं थाने पे आ गया। थोड़ी देर बाद ज़फ़र पीरज़ादा भी आ गए और हंसने लगे कि खान साहब अब नए अफसर हैं। खान साहब, यहाँ तो यही होना है, ये सियासी थाने हैं और इसमें जो हमारा कहा नहीं मानता वो इस यहाँ का एसएचओ नहीं रहता। पहले दिन जब मैं थाने पे गया तो मेरी मुलाकात शाहनवाज़ पीरज़ादा साहब से हुई, जिन्हें शाहनवाज़ डब्बा भी कहते थे। शाहनवाज़ पीरज़ादा साहब बड़ी खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने एक पुरानी जीप रखी हुई थी उन दिनों। उन्होंने जो ही जीप से उतरना तो पहले उन्होंने संतरी को मिलना जाके, जो गेट पे खड़ा होता था, और उसके हाथ में उन्होंने 50 या 100 रुपए उस वक्त के दे देने। और फिर उन्होंने थाने में तमाम कमरों से गुजरना जिनमें तफ्तीशी बैठे हुए थे। फिर आखिर में उनका काम होता था कि मुहर्रिर के पास आके बैठ जाना और मुहर्रिर थाना को कुछ ना कुछ बख्शीश दे देनी। ये उनका स्टाइल मेरे लिए बिल्कुल नया था कि वो जिस तरह आते और जैसे वो थाने में दाखिल होते तो ऐसे लगता था जैसे कोई पीर आ गया हो। लेकिन सबसे करामात उसमें वो कैद आज़म की थी, जो उनके साथ वो एक एक तफ्तीशी, संतरी और मुहर्रिर को दिया करते थे। और मुहर्रिर उन्हें बड़े इज़्ज़त व तकरीम के साथ एसएचओ के कमरे में लाता था और एसएचओ उनको उसी इज़्ज़त और तकरीम से मिलता था, क्योंकि वो बहुत बड़ा सियासी ख़ानदान था। गर्देजियों से उनकी दुश्मनी ज़रूर थी सियासी, लेकिन कभी गर्देजी इन हो जाते थे तो थाने पे एसएचओ गर्देजियों का होता था। और अगर पीरज़ादे बरसरे इक़्तिदार हो जाते थे तो फिर एसएचओ भी उनका होता था। मैंने मुहर्रिर को बुलाया और उसे कहा कि जो चोर मैं सुबह पकड़ के लाया था वो आप इनके हवाले कर दें ज़फ़र पीरज़ादा साहब के। तो मुहर्रिर ने फ़ौरी तौर पे हवालात का दरवाज़ा खोला और वो बंदा उनके हवाले कर दिया। और मैं भी समझता था कि जी मुद्दई अगर आएगा तो मैं कहूँगा जी एसएचओ ने छोड़ा है, मुझे एसएचओ का हुक्म था, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं तो मातात हूँ एसएचओ के। तकलीफ़ बड़ी थी दिल में कि यार ये क्या, इस तरह तो मैं नहीं रह सकता, ये तो मेरी मर्ज़ी के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। जो मैंने ट्रेनिंग ली, जो मुझे मार अब्दुर्रहमान सयाल ने सिखाया, जो कुछ मैंने सीखा कि ईमानदारी से और नेक नीति से काम करना है और किसी चोर को नहीं छोड़ना। और सबसे बड़ी बात कि जो कत्ल में मैंने 42 दिन गुजारे, उसमें ये था कि जी मैं कभी किसी बेगुनाह को कत्ल के मुकदमे में चालान नहीं करूँगा और गुनाहगार को मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वो मुझसे नहीं हो रहा था। इसी तरह दिन गुजरते रहे, तकलीफ़ बड़ी थी। और फिर तकरीबन कोई 1 माह गुज़र गया। मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करता कि अल्लाह मेरी इस थाने से जान छुड़ा और मैं कहीं मेरा और ट्रांसफ़र हो जाए। मेरी कोई सिफारिश भी ऐसी नहीं थी कि एसएसपी मुझे वहाँ से तबादला करता। अगर मैं अब जाके कहता था, उसने समझना था कि जी मैं काम चोरी कर रहा हूँ। तो एक दिन साथ ही वहाँ दरबार है और मस्जिद है खैरपुर टामे वाली में, तो मैं वहाँ चला गया। जुमे का दिन था। नमाज जुमा के दौरान मेरा दिल भर आया और मैंने अल्लाह से दुआ की और मेरी आंखों से आंसू रवां हो गए। और मैंने रोते हुए अल्लाह को कहा, अल्लाह मेरे हाल पे मेहरबानी कर, अब मेरा इस थाने पे रहने को बिल्कुल दिल नहीं करता। मेरी कोई और ऐसी सिफारिश ना थी जिससे मैं एसएसपी को कहूँ कि वो मेरा तबादला यहाँ से कर दे, क्योंकि वो पहले भी मुझसे नाराज़ थे। ख्वाजा खालिद फ़ारूक साहब और बड़ी सख्त गिर तबीयत के मालिक थे। उन्होंने मेरी पोस्टिंग की थी और कभी भी वो मेरा तबादला खैरपुर टामे वाली से वापस उन्होंने नहीं करना था।
मैं नमाज जुमा अदा कर ही रहा था कि तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई और साथ तेज़ हवाएं शुरू हो गई और झक्कड़ थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और उन्होंने वो जो शामियाने मस्जिद में लगे हुए थे वो भी उखाड़ दिए। मैं बड़ी मुश्किल से बारिश में थाना की बिल्डिंग तक पहुंचा और थाने में बैठ गया और काफ़ी देर इंतज़ार के बाद वहाँ दीगर में अपने जो अमूर थे सर अंजाम देता रहा। और शाम को मगरिब हो गई तो मुहर्रिर राना हफीज़ जो था उसने कहा खान साहब चलते हैं, मौसम बड़ा अच्छा है और हम चल के खाना खाते हैं। हम जाके अड्डे पे जो कि उस रोड पे था जो भावलपुर और हासिलपुर को जाती थी। अब मैंने मेरे पास 125 मोटरसाइकिल, वही जो मैंने बताया था कि यज़मान की तैनाती में मैंने नया लिया था, वो मेरे पास मोटरसाइकिल था। हफीज़ को मैंने अपने पीछे बिठाया और हम आहिस्ता से, मैं क्योंकि बारिश थी, ज़मीन भी गीली थी, हम वहाँ से थाना से रवाना हो गए। सोलिंग थी थाने से कुछ फासले तक और उसके बाद फिर कच्चा रास्ता था और आके एक कब्रिस्तान आता था जिससे गुज़र कर हम फिर अड्डे तक पहुंचते थे जहां होटल थे और होटल रात तक खुले रहते थे। 8 साढ़े 8 का वक्त होगा, अंधेरा था, बिल्कुल घुप अंधेरा था और मैं बड़े आराम से मोटरसाइकिल चला रहा था कि कहीं स्लिप ना हो जाए। जो ही हम लोग कब्रिस्तान से गुज़रे तो मुझे सामने सांप नज़र आया जो बल खाता हुआ मेरे सामने से गुजर रहा था। मेरे ब्रेक लगाते लगाते मोटरसाइकिल सांप के ऊपर से गुजर गया। मैंने कहा हफीज़ सांप है, तो हफीज़ भी इधर उधर देखना शुरू हो गया, राना हफीज़। तो मैंने मोटरसाइकिल खड़ा कर दिया और इधर उधर हम देखते रहे मोटरसाइकिल की लाइट में कि कहीं हमें सांप नज़र आ जाए। लेकिन सांप पता नहीं कहाँ चला गया और थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद सांप नहीं मिला तो हफीज़ ने कहा कि सर वो सांप गुजर गया होगा, आपको पता नहीं चला। मैंने मोटरसाइकिल क्योंकि स्टार्ट ही था, लाइटें भी उसकी जल रही थी, हफीज़ मेरे पीछे बैठा और मैंने मोटरसाइकिल चला दिया। वहाँ से हम निकले थे तकरीबन आधा फरलांग, अभी कब्रिस्तान में ही थे कि 125 के जो 2 मीटर्स होते हैं उसके दरमियान में से सांप अचानक निकल के बिल्कुल मेरे सामने आ गया और उसने अपना फन फैलाया हुआ था और मुझे ऐसे लगा कि ये मुझे अभी डस लेगा। मैंने ज़ोर से चीख मारी कि हफीज़ सांप, और मैंने साथ ही मोटरसाइकिल छोड़ दिया। हफीज़ पीछे गिर गया, मेरा मोटरसाइकिल भी नीचे गिर गया और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि उस साथ मोटरसाइकिल गिरने के लाइट भी मोटरसाइकिल की ऑफ हो गई और बिल्कुल घुप अंधेरा छा गया। अब मैं और हफीज़ डर के मारे एक जगह रुके हुए थे कि कहीं सांप वहाँ से निकल के हमें डस ना ले, कि थोड़ी दूर से मुझे एक लाइट नज़र आई और गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने करीब वो आई गाड़ी तो देखा कि वो डीएसपी हासिलपुर की जीप थी जिसे महबूब बलोच चला रहा था। ये महबूब बलोच हमारा अजीज़ है और ड्राइवर था ये डीएसपी हासिलपुर के पास। उसकी लाइट जब मुझ पे पड़ी तो मैंने उससे हाथ का इशारा किया, महबूब ने गाड़ी रोक दी और मैंने महबूब को कहा कि महबूब सांप है मेरे मोटरसाइकिल के पास। तो महबूब ने अपनी गाड़ी का रुख मेरे मोटरसाइकिल की तरफ किया और जल्दी से अपनी गाड़ी से एक लाठी, लंबी लाठी जो होती है पुलिस वालों के पास जिसके अंदर वो लोहा आगे जिस पे चढ़ा होता है, वो लेके आ गया। तो जब लाइट में देखा तो सांप उसी तरह फन फैलाए मोटरसाइकिल के वो जो 2 थे मीटर्स उनके दरमियान बैठा हुआ था। वो शायद फंस गया था उसमें या कुछ ऐसा हो गया था। महबूब ने उसे 2-3 लाठियां मारी तो सांप वहीं ढेर हो गया और उसको निकाल के उसने एक साइड पे कर दिया। मैंने अपना मोटरसाइकिल एक तरफ कर दिया। उसके लाठी मारने से मेरे मोटरसाइकिल की जो टैंकी है उस पर भी डेंट पड़ गया। अब मैंने हफीज़ और महबूब को कहा कि सांप इसको कहीं हम दफन कर देते हैं, क्योंकि मेरे जहन में वो फिल्म नागिन का किरदार चलना शुरू हो गया जिसमें सांप मर जाता है और उसकी आंखों में मारने वाले का अक्स रह जाता है और बाद में जो नागिन होती है वो बदला लेती है उससे जाके। तो मैं इसी डर के पेश नज़र मैंने कहा जी इसको कहीं फौरी दफन कर दिया जाए ताकि नागिन मुझसे बदला ना ले। तो उन दोनों ने इसी बात पे अमल किया और सांप को उन्होंने दफन कर दिया, साथ ही एक जगह पे गड्ढा खोद कर। और उसके बाद मेरे जो हवास बहाल हुए और जाके हमने अड्डे पे खाना खाया।
अगले दिन सुबह मेरे लिए बेहतरीन ख़बर थी, वो ये थी कि मुझे एसएसपी ने मेरा तबादला खैरपुर टामे वाली से बतौर ट्रैफिक सार्जेंट भावलपुर कर दिया। ट्रैफिक सार्जेंट की पोस्टिंग उस वक्त ये 80s में एक एजाज़ समझी जाती थी, क्योंकि एक अकेला एएसआई ट्रैफिक सार्जेंट होता था जो पूरे ज़िले का मालिक होता था, जिसने पूरे ज़िले की ट्रैफिक को संभालना होता था। 750 मोटरसाइकिल था, 4 साइलेंसर जो सार्जेंट यूज़ करता था, और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और यूँ इस तरह खैरपुर टामे वाली से मेरी जान छूट गई।